अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिसन योर बॉडी। कुछ लोग बार बार बात करते हुए अपने गले को खराश रहे होते हैं क्योंकि रेशा या बलगम आ रहा होता है, और वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपनी एंटीबायोटिक्स साथ में यूज़ कर रहे होते हैं, एंटी एलर्जीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि इसकी रीज़न ये शायद हमें किसी एलर्जी की वजह से है, किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है हमें, तो वो उसकी वजह से है, तो वो एंटी एलर्जीज़ खुद से यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स से पूछ के एंटी एलर्जीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, एंटी बैक्टीरियल यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि मज़ीद वजह बन रही होती है उनके इस प्रॉब्लम की। इसके पीछे कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती है, और वो प्रीशियस साइकिल में फंस जाते हैं क्योंकि वो जब एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो वो उनके जाके गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगी, बैड बैक्टीरिया ग्रो करेंगी, और वो इस तरह से सर्कल ये चलता जाएगा और उनका वो इशू सॉल्व भी नहीं होता। वो सप्रेस हो जाता है थोड़ी देर के लिए ये मेडिसिन यूज़ करने के लिए, और वो अंदर ही अंदर ज़्यादा ग्रो हो रहा होता है उनका इशू, और इसी वजह से वो सालों साल से उनके ये इश्यूज चलते आ रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी 3 ऐसी रीज़न जिसकी वजह से ये रेशा जो बलगम आती है, रेशा आता है गले में, उसकी नाक के पीछे से जो रेशा आ रहा होता है गले में आ रहा होता है, इसकी 3 रीज़न्स बताऊंगी। वो आप लोगों ने असेस करना है कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों को कौन से वाला इशू है, फिर उसके मुताबिक, और इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगी, इसका सोल्यूशन भी बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से इसको मुकम्मल ठीक कर सकते हैं। और 3 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट इसके कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, इसके जो सिम्टम्स हैं, और आप लोगों को पता चल जाएगा। और आप लोग बल्कि कमेंट सेक्शन में नीचे आके मुझे बताएंगे भी कि मेरा ये सलूशन ठीक हो गया है, और अगर नहीं ठीक हुआ तब भी बताएंगे, तब मैं असेस कर पाऊंगी कि आप लोगों को और क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब फर्स्ट रीज़न पे आते हैं। फर्स्ट रीज़न क्या होती है, उनके गले में से उनके वो रेशा आ रहा होता है। अब उसके पीछे उनका स्टमक, ठीक है, अब उनका मैदे का जो इशू होता है, उसके पीछे जो स्टमक होता है, जब उसका एसिड पूरा नहीं हो पाता है तो हमारे मैदे के दरमियान और खुराक की नाली के दरमियान एक लिड होता है, एक ढक्कन होता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो जब एसिड मुनासिब मिकदार में हमारे मैदे में मौजूद हो तो वो ढक्कन खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगर हमारे स्टमक में जितना तेज़ाब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि स्टमक को बहुत एसिडिक होना चाहिए जिस टाइम हम लोग खाना खाएं ताकि वो खाना डाइजेस्ट कर सके, अगर वो एसिड पूरा नहीं होता तो वो लिड बंद नहीं होता है, वो ढक्कन खुला रहता है, और जो थोड़ा बहुत एसिड होता है और जो लिक्विड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ खुराक की नाली में आना शुरू हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, आप लोग समझ रहे होते हैं हमें एसिडिटी हो गई है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटी एसिडिक आपको मेडिसिन दे देते हैं। अब वो जो एसिड ऊपर की तरफ आ रहा होता है वो बार बार खराश पैदा करके अंदर स्वेलिंग खुराक की नाली में सोजिश कर देता है। ठीक है, और वो सोजिश जो सी है वो वजह बन रही होती है वो रेशे की, वहाँ पे फिर सोजिश हो जाती है, वहाँ पे फिर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर वो वहाँ पे रेशा बनना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही फिर वो पीछे नाक की जो नाक है वो भी अंदर ये स्वेलिंग नाक तक जाती है, और वहाँ पे भी वो नाक को बंद कर देती है। साइनसिस भी इसे कहते हैं। ठीक है ना, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि नाक में सोजिश चली जाती है और वो नाक बंद हो जाता है, और वो रेशा उसमें ये सारा यहाँ से लेके यहाँ पे फिर वो रेशा बनना शुरू हो जाता है सारा। ये इसके पीछे उसकी रीज़न बन रही होती है। और अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न स्टमक है। अब 30 जब प्लस होते हैं तो इसमें जो म्यूकसा लेयर है जो मैदे के अंदर पाई जाती है वो वैसे ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। अब वो म्यूकसा लेयर भी ख़त्म हो रही है जो कि एंजाइम जैसे प्रोड्यूस करवाती है जो हम खाना डाइजेस्ट कर सकें, और ऊपर से हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम लोगों को एसिडिक किस तरह होना है, किस टाइम पे होना है, अल्कलाइन किस टाइम पे होना है, तो फिर हमारे मैदे में उतना तेजाबियत नहीं हो पाती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब खाना प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो फिर मैंने वो बताया कि ये सारा इशू वहाँ पे स्टार्ट होगा, और उसकी वजह से फिर अंदर बैक्टीरिया और फंगसिस भी ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। जब हमारा एसिड खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो अब गुड बैक्टीरिया अब 2 तरह से यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और बैड बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ये कहाँ, आंतों में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी होते हैं। खाने ने डाइजेस्ट हमारे स्टमक में होना होता है, एब्जॉर्ब जाके हमारी आंतों में होना होता है, और जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया वो रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स, और वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को जो खाने के बीच में होते हैं। अब यहाँ पे 2 रीज़न होती हैं, एक तो एसिड नहीं है, वो खाना जो है अनडाइजेस्टेड खाना वैसे का वैसा आंतों में जा रहा है, आंतों को जाके वो ख़राब करता है, इम्यूनिटी को वो वीक कर रहा है। हमारी इम्यूनिटी अगर आंतों की वजह से होती है, हमारी 80% इम्यूनिटी हमारी आंतों में पाई जाती है। अगर आप लोगों की आंतें ठीक हैं
आपका गट ठीक है तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होएगी, तो फिर आप लोग ये बीमारियां, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अब ये बैक्टीरिया जो से हैं, एक तो वो आपका स्टमक एसिड नहीं है, वो वैसे वो जा रहे हैं तो वो आपके गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करें। दूसरा, आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, ये शदीद किस्म के वो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये जाके जो उस बैक्टीरिया को जो बीमारी कर रहे हैं उसको तो ख़त्म करती हैं, हमारे गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती हैं। और उन बैक्टीरिया का क्या जो पीछे बचेंगे इस इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने के बाद, अब वो बैड बैक्टीरिया रह गए हैं, जो बचे हैं ना वो बैड बैक्टीरिया होते हैं, और जो फिर बचती है चीज़ इतना सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो गए, बैड रह गए, और आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ की वो उससे और स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर वो आपका जो ये इम्यून सिस्टम है, ये गट सिस्टम है, वो शदीद किस्म का बैड बैक्टीरिया की वजह से डिस्टर्ब हुआ होता है। तो ये सारा सिस्टम इसमें आपके स्टमक की वजह से है। अब आप लोगों ने अपने स्टमक के एसिड को ठीक करना है, और इसमें विटामिन डी, ठीक है ना, अपना विटामिन डी लेवल आप लोगों ने अच्छा करना है। इम्यूनिटी के लिए आपको जो ये स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में जिन लोगों के बहुत ज़्यादा जल्दी, वो विटामिन डी लेवल उन लोगों का पूरा नहीं होता है। जो रेशा बन रहा होता है, जो फंगसेस और ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं और वायरसेस आ रहे होते हैं, ये विटामिन डी लेवल उन लोगों का सही नहीं होता है। तो वो लोग अपना विटामिन डी, मेरा वीडियो विटामिन डी वाला आप लोगों ने देखना है, वो उससे आप लोगों ने अपने विटामिन डी का लेवल बेहतर करना है। इन्फ्लेमेशन के लिए भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले मैं दूसरी रीज़न सारी बता दूँ, फिर मैं इन्फ्लेमेशन के लिए भी बताती हूँ आप लोगों ने करना क्या है। अब ये होगी एक रीज़न। अब दूसरी रीज़न, नाक के पीछे जो एरिया होता है, यहाँ पर जो नाक के पीछे जो कैविटी जो हमारी जगह होती है, यहाँ रेशा और फंगसेस बनना शुरू हो जाती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपकी बॉडी में जो सा है, मैं बता रही हूँ कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये नाक की हड्डी छोटी है आप लोगों की, इस वजह से ये रेशा बनने की वजह बन रही है। आप लोगों को चावल भी बंद करना पड़ते हैं, ठंडा पानी भी बंद करना पड़ता है कि जी रेशा वो हो रहा है। एक अजीब किस्म की वो मुसीबत में आप लोग फंसे हुए होते हैं। उसकी रीज़न, उसके पीछे जो सा है ना, ये इसका सोल्यूशन इतना सिंपल है, और आप लोग इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स पे जाने को तैयार होते हैं। अब यहाँ पे अब चैनल पे जो मेरे साथ कम्युनिकेशन फीमेल्स भी कर रही हैं, वो सारा हो रहा है। अब सब चाह रहे होते हैं कि हमें कोई एक गोली बता दो, हमें सिंपल सा सलूशन बता दो ताकि हम लोग ठीक हो जाएं। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको अपना सारे का सारा जो सा निज़ाम है, हेल्दी लाइफस्टाइल लेके आना है। हेल्दी लाइफ की तरफ जाएंगे, लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे तो आपकी ये सारी बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी और परमानेंटली ठीक होंगी ये सारी। अब इसमें भी जो सा है वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं आप लोग, वो मैं बता रही हूँ कि इतना महंगे ट्रीटमेंट, वो जो स्टमक की खुराक की नाली में स्वेलिंग हो जाती है, वो फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं हमारे कहीं कैंसर ना बन गया हो, कोई इशू ना हो गया हो हमारा इस तरह का। फिर वो माइक्रोस्कोप जो सी है वो डाल के उसके अंदर, स्टमक के अंदर और गले के अंदर इतनी अजियत, नाक भी वो टेस्ट कराओ, लाइनों में भी लगो, उसके अलावा जो सा पैसा भी खर्च करो। वही पैसा आप लोग अपनी अच्छी खुराक पे खर्च करें, ठीक है। विटामिन डी आप अपना इसमें सही करें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। अब मैं बता रही हूँ कि वो डॉक्टर कहते हैं नाक की हड्डी छोटी हो गई है, तो छोटी है आपकी, तो इस वजह से ये सारा इशू बन रहा है। जिनको डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है, आप लोगों ने अभी ऑपरेट की तरफ नहीं जाना है। 3 महीने के लिए आप लोग मेरे कहने के मुताबिक ये सब चीज़ें करें, फिर आप लोग अपना डिसीजन लीजिएगा कि ऑपरेट करवाना है कि नहीं करवाना है। तो आप लोगों के ये जो मैं बता रही हूँ सेकंड, जो जिनका बहुत ज़्यादा रेशा नाक के थ्रू वो गिर रहा होता है, तो वो उनके पीछे जो जगह होती है वहाँ पर वो जो फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, वो उसकी रीज़न पीछे विटामिन डी डेफिशिएंसी है। वो शदीद विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं ऐसे लोग। मेरा विटामिन डी वाला वीडियो आप लोगों ने देखना है, और आप लोगों ने भी अपना विटामिन डी का लेवल अच्छा करना है। और उसके बाद अब तीसरे नंबर पे जो आ जाते हैं उनकी आर्टरीज में, और उसमें क्या होता है, ये जो एंटीबायोटिक्स भी खाते हैं ना, जब ये बैक्टीरिया यहाँ पे वो फंगसेस ग्रो की हुई हैं, जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो जो बैक्टीरिया, हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द जो सी है ना, वो एक लेयर बना लेते हैं वो उस एंटीबायोटिक से बचने के लिए। फिर उसकी वजह से वो रेशा जो सा टाइप और वो सारी चीज़ें बन रही होती हैं। और रेशा भी 2 तरह का आ रहा होता है कि येलोइश रेशा होता है जो कि वो फंगस की वजह से होगा। अगर वो ग्रीनिश रेशा होगा ना, येलोइश ग्रीनिश होगा, तो वो फंगस की वजह से होगा। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो वो बैक्टीरिया की वजह से होगा, वो बैक्टीरिया आपके अंदर ग्रो किए हुए हैं। दोनों के लिए आप लोगों ने विटामिन डी लेवल अच्छा करना है, ठीक है। और तीसरी जो से नंबर पे आ जाती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पर कचरा जमा हो जाता है। कचरे का मतलब ये है कि पोल्यूशन में कुछ वो लोग ऐसे हैं कि उनके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वहाँ पे मिट्टी, गर्द, ये इस तरह की चीज़ें हैं। परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्प्रेज वगैरह उनके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं। और इसके अलावा
जो प्लास्टिक के चीज़ों में बर्तनों में खाना खा रहे होते हैं, ये सारा चीज़ जो एस्ट्रोजन लेवल और ये कचरा टाइप ये सारी चीज़ें बढ़ा रहे होते हैं, उनका लिवर भी थोड़ा डिफेक्ट हुआ होता है, तो वो संभाल नहीं पा रहा होता इस कचरे को, तो वो आर्टरीज़ में कचरा जाना शुरू हो जाता है, वो आर्टरीज़ में जाके वो जमा होता है वहाँ पे फिर वो बैक्टीरिया और फंगसेस वगैरह वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो सा है ना वो उनको ये रेशे का ये इशू उनका बनता है। अब ये 3 टाइप हैं, अब तीनों में आप लोगों ने खुद को असेस करना है और तीनों में सॉल्यूशन भी मैं बताती हूँ। अब तीनों ने अपने देख लेनी है कि हमारी ये सिम्टम्स ये इसके साथ मिल रही हैं और हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है। अब आप लोगों ने फौरी तौर पे एक तो विटामिन डी का मैंने बताया, और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने हाफ जो सा स्पून है वो 1 गिलास पानी में, आधे गिलास पानी में डाल के अपने नाक को, जिनको बहुत ज़्यादा वो रेशा और वो आ रहा होती है, बलगम आ रही होती है, अपने नाक को अच्छी तरह से आप लोगों ने वॉश करना है दिन में 3 टाइम, यानी कि नमक वाला पानी लेके, नमक में ऐसे वो पाए जाते हैं कंपाउंड जो बैक्टीरिया को फिनिश करते हैं, ठीक है। आपने उसके साथ अपनी नाक की धुलाई करनी है 3 मरतबा, इस तरह से अच्छी तरह से करके नाक के अंदर पानी लेके जाना है, थोड़ी देर रोक के रखना है ताकि वो बैक्टीरिया को वहाँ पे ख़त्म कर सकें। उसके बाद वही पानी नमक वाला जो आप लोग 1 गिलास में आधा चम्मच अलहदा से बनाएंगे और वो आप लोगों ने उसे गरारे करने हैं और यहाँ हलक तक आप लोगों ने अपना लेके आना है, पानी अच्छी तरह से रोक के रखना है ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे ख़त्म हो सकें। एक तो ये करना है, विटामिन डी को अच्छा करना है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल के लिए आप लोगों ने हल्दी का डेली बेस पे यूज़ करना है। उसके लिए आप लोगों ने मेरा हल्दी वाला वीडियो देखना है, किस तरह से इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे लगेगी, इसका फ़ायदा चीज़ का तभी होता है। विटामिन डी भी मैंने बता दिया, आप लोगों ने लेके वैसे नहीं खा लेना, वो वीडियो में पूरी डिटेल मैंने बताई होगी कि लगेगा किस तरह से और किस टाइम पे खाना है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। हल्दी की भी किस तरह से खाएंगे तो फ़ायदा हासिल होगा आप लोगों को, वो आप लोगों ने अपने एंटीबैक्टीरियल है वो हल्दी को आप लोगों ने लाइफ में ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने 1 जवा लहसुन का जो है ना वो आप लोगों ने डेली बेस पे सैलड के तौर पर जब आप खाना खा रहे हो उसे कच्चा वो खा जाए, या फिर वो अपनी कोई चटनी बनाएं तो उसमें आप लोग ग्रीन चटनी में उसे वो शामिल कर लें, ठीक है। ग्रीन चटनी तो वैसे भी अपने प्रोबायोटिक पे, और आप लोगों ने अपने प्रोबायोटिक पे काम करना है। मेरा वीडियो प्रोबायोटिक है, उसको भी सुन लीजिएगा। अब इसमें आपने डेयरी प्रोडक्ट कम करनी है, उसमें से दूध जो है ना वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है, या कम करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब दही जो है, अब मैं आप लोगों को दही बंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए एक तो दही वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है ना, उसका वो जो प्रोटीन उसके अच्छे में कन्वर्ट हो जाती है दही बनने से। अब रेशे की वजह से आप लोग कहेंगे कि हम दही नहीं यूज़ कर सकते, आप 1-2 चम्मच करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर बैड बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं, और वो बैड बैक्टीरिया कैसे फिनिश होंगे जब आपके आंतों के पे काम होगा, और आंतों पे काम के लिए प्रीबायोटिक पे काम करना होता है, ठीक है। स्टार्ट आप लोगों ने प्रोबायोटिक पे करना है। प्रोबायोटिक में अब कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें हमारे जो पाकिस्तान में जो हमें अवेलेबल है, जो हम लोग बना सकते हैं ईजिली, उसमें दही है और अचार है, ये हमारी 2 प्रोबायोटिक हैं। और फर्मेंटेड जो सी वेजिटेबल्स हैं वो भी आप लोग मेरा वीडियो सुन लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल है ये सारी। अब उसमें आपने दही आप लोगों ने 2-3 चम्मच उसमें चटनियाँ ग्रीन डाल के और वो यूज़ करना है, वो आपके गुड बैक्टीरिया ग्रो कराएंगे, ठीक है। और साथ ये पूरी चीज़ें पूरी होंगी तो आप लोगों का ठीक होगा, वरना आप कहेंगे साइदा तो कह रही थी कि हम 3 महीने में हमें वो ठीक हो जाएंगे, तो उसके लिए आप अपनी सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना तरतीब से, आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, तब जाके आप लोगों को इन सारी चीज़ों का वो असर होगा। क्योंकि अब आप लोग विटामिन डी भी ले लेंगे, ठीक है, आप लोग ये नमक वाले पानी से भी आप लोग वॉश करेंगे खुद को, लेकिन आप लोग अपने प्रोबायोटिक पे काम नहीं करेंगे तो अंदर बैक्टीरिया अंदर वो जो ग्रो किए हुए हैं उनको भी तो हम लोगों ने गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाने हैं, बैड को ख़त्म करना है। जो फंगसेस लगी हुई हैं, एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने साथ में यूज़ करना है, ठीक है। जो स्टमक के लिए आप लोगों का है, जो एसिडिक मैं कह रही हूँ कि खाने के टाइम स्टमक होना चाहिए आप लोगों का, जो कि नहीं हो पाता है, तो आपके वो गले में इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है, रेशे का बायस बनता है। तो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर को लाइफ में लाना है। मेरा लेमन वाटर पे 2 वीडियोज़ हैं, वो आप लोगों ने कम्प्लीटली फॉलो करने हैं। और खाने से पहले जो सा एप्पल साइडर विनेगर ½ टीस्पून आप लोगों ने आधे गिलास पानी में डाल के पी के फिर खाना खाना है। और खाना खाने के बाद 1 घंटे तक आप लोगों ने पानी नहीं पीना है, क्योंकि वो डाइल्यूट कर देता है और खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर वो लिड खुला रहता है और ऊपर को एसिड वो जो होता है सारे लिक्विड्स ऊपर को आते हैं। तो आप लोगों ने ये पूरे सारे प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करना है, फिर आप लोग रिजल्ट देखिएगा इंशाल्लाह ताला। और जाहिद रशीद आपकी जो सी इशू है, आपके नाक के पीछे से आता है, आपका सेकंड वाला इशू है। अब्दुल रज़ाक साहब आपका फर्स्ट वाला इशू है, आपका मैदे का इशू है। अगर ये आप दोनों ये वाली चीज़ें जो मेरे इर्द गिर्द ये लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं, इन 2 को मैंने मेंशन किया है इसलिए ताकि ये लोग फौरी तौर पे ये चीज़ें स्टार्ट कर दें और इनको समझ भी आ जाएगी कि मैं विटामिन डी का क्यों कह रही होती हूँ कि अपना लेवल विटामिन डी का अच्छा करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था, इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।